नहीं, बस टिक करते हुए चलना है मुझे, बाकी सब हमने कलर्ड कर रखा है। देखिए टू द स्काई लार्क है, वो पीवी लिखी गई है 1919 में। कब पब्लिश हुई? 1920 की बात करते हैं, ठीक। टू द स्काई लार्क दैट कंसिस्ट ऑफ 21 स्टेंजा of 5 line each with the 21 21 following the same pattern। अब यहाँ पे समझने की, देखिए समझ लीजिए इसको अच्छे से। कह रहा है कि टू द स्काई लार्क, जो टू द स्काई लार्क है वो हमारी क्या है? एक पहली बात तो हमें क्या देखना है, क्या है भैया? ठीक, पहला पॉइंट लिरिक है। दैट कंसिस्ट इन 21 स्टेंजा। देखिए हर लाइन में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 21 स्टेंजा है इसके टोटल। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है? तो 5 लाइन है, ठीक। विद ऑल 21, जो 21 है, फॉलोइंग द सेम पैटर्न, सभी का पैटर्न जो है वो सेम है हमारा। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो बताए, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवन? द फोर, अब यहां से समझिए, द फर्स्ट 4 लाइन्स आर इन मीटर ऑफ ट्रॉकी एंड टेट्रामीटर में है, ठीक। ट्राईमीटर में, सॉरी ट्राईमीटर में है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट 4 लाइन है, वो किस में है? तो ये विशेषकर हमें ध्यान में रखना है, तो ये भूलना नहीं, ये विशेषकर। देखिए सारे क्वेश्चन यहीं से हमारे कवर होते हैं, और बहुत, कहने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे, जो हम आपके लिए लाए हैं, तो इनका बनता है कि इनको आप कायदे से पढ़ लें और समझ लें। द फिफ्थ इन एम्बिक हेक्सामीटर, जो फोर, देखिए आप यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट 4 लाइन, जो पहली जो 4 लाइन है वो काहे में है मेरी? ठीक, ट्राईमीटर की बात करते हैं। फिफ्थ लाइन, द फिफ्थ इन एम्बिक हेक्सामीटर, जिस, ठीक, एम्बिक हेक्सामीटर है, इज आल्सो नोन एज एन अलेक्जेंड्रियन। जो हेक्सामीटर है इसको हम अलेक्जेंड्रियन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जो जो लास्ट की लाइन, जो स्टेंजा की जो लास्ट की लाइन है वो किस में है? और तो अलेक्जेंड्रियन भी आपको दिया जा सकता है, अथवा हेक्सामीटर भी आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर इसमें देखते हैं कि इसकी रैम स्कीम। द रैम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इज इन द फ्रॉम, कौन सी है? ए बी बी 1 2 3 4 5, हाँ क्लियर, ठीक। तो ये इसकी रैम स्कीम है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको तो भूलेंगे नहीं। एक काम करिए, एक ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहिए। फिर क्या है? थॉमस हार्डी आल्सो रोट द पोएम मिस सैलीज। तो एक जो पोएम है वो इनकी पीवी शैली जी की है, और दूसरी जो है वो किसकी है? थॉमस हार्डी की है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दूसरी पोएम किसकी है, टू द स्काईलार्क, ठीक है। इट इज रिटन इन स्प्रिंग ऑफ 1820, जो ये लिखी गई है, कब लिखी गई है? इट इज रिटन इन द स्प्रिंग सीजन। देखिए स्प्रिंग ये वर्ड ध्यान रखिए, एक एक शब्द को समझिए इसमें, बस यहीं से क्वेश्चन ज्यादा उठेंगे और ज्यादा बनने की संभावना भी है। कि इट इज रिटन, जो लिखी गई थी स्प्रिंग ऑफ, ठीक, 1820 की बात करते हैं। गॉट इट और नाउ? आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो हम फिर से रिपीट कर दें आपको, बताए भाई। आ रहा है सर। अच्छा, नहीं समझ में ना आया तो फिर बता देना, रिपीट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इट इज रिप्रेजेंट, जो यह पोएम है इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? द शैलीज, थॉट एंड द स्टाइल। बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो है, इसको आप नोट कर लीजिए भैया। इट इज प्रेजेंट, जो टू द स्काई लार्क है, इसमें जो पोएट है वो किस चीज को
किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें थॉट एंड स्टाइल है, थॉट एंड स्टाइल है। और जो स्काई लार्क है वो किसका प्रतीक है, यहाँ पर जॉय का है, ठीक, हैप्पीनेस एंड जॉय। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो स्काई लार्क है वो किसका प्रतीक, तो यहाँ पर जॉय होगा। देखिए आगे क्वेश्चन दिया भी है इसमें, सैली द डिस्क्राइब एज स्पिरिट ऑफ जॉय, जो सैली की जो टू टू द स्काई लार्क है वो क्या है, स्पिरिट ऑफ जॉय, ठीक। ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए एक एक क्वेश्चन को हमें ध्यान में रख लेना है। द contrast in the perfect happiness of the skylark with the sad state of man's our sweetest sons। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि परफेक्ट हैप्पीनेस किसको कहा गया है, स्काईलार्क ने, तो उसकी कंडीशन क्या है, ऑल दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। आप क्या करते हैं, ऑल दोज उनमें से क्या होते हैं, ऑल दैट टेल इस सैडेस्ट थॉट, जे लास्ट की लाइन में सैडेस्ट थॉट भी है और हैप्पीनेस भी है। मोस्टली जो हैप्पीनेस के लिए जानी जाती है पोएम, कि जो इस स्काईलार्क का प्रतीक है वो हैप्पीनेस का। हालांकि चूंकि इसमें जो पोएट हमारे हैं वो उसके कुछ थॉट हैं वो सैडेस्ट भी हैं। ऑफ म्यूजिक एंड मेलोडीज, इस पोएम में क्या हुआ कि रिमार्केबल जो है ऑफ म्यूजिक एंड मेलोडीज की बात करता है, ठीक। इट इज द रिच ऑफ ब्यूटीफुल इमेज, देखिए समझ लीजिए, इट इज रिच ऑफ ब्यूटीफुल इमेज। इस जो पोएम है इसमें क्या है कि ब्यूटीफुल इमेज को दिया गया है। सर्किल करने से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बाई चांस प्रॉब्लम हो रही हो तो सर्किल ना करें या टिक ना करें उस पर पीडीएफ में। दिस पोएम इज रिमार्केबल, ये जो पोएम है रिमार्केबल यानी जाने जाते हैं म्यूजिक एंड मेलोडीज के लिए, म्यूजिक और मेलोडीज के लिए। और मेलोडीज मीन्स होता ही है सुंदर स्वीट सॉन्ग होता है। इट इज द रिच ऑफ ब्यूटीफुल इमेज, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोएम है यानी वो टू द स्काई लार्क है वो किसके क्या है, किस चीज से भरी हुई है, तो ब्यूटीफुल इमेजिनेशन से भरी हुई है। इमेजिनेशन से ये भी टू द बेस्ट बेंड भी भरा हुआ है, इसीलिए इनका जो पोएम्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, टू द स्काईलार्क इस पोएम इज कंप्लीटेड बाय पीवी शैली। शैली इज लेट जून 1820 and published the accompanies his the lyrical drama of Prometheus Unbound by Charles and James कॉलियर्स इन लंदन। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। चलिए यहाँ से कह रहा है कि टू द स्काईलार्क है, दिस पोएम इज कंप्लीटेड बाय शैली। तो सबको पता है कि शैली के द्वारा कंप्लीट की गई है, ठीक है। फिर कह रहा है कि शैली इज लेट जून, जो लेट जून है वो 1820 की बात, लेट जून, जून के महीने में लेट जून। ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोएम लिखी गई है वो स्टार्टिंग में है, लेट में है या फिर मिडिल में है, तो लेट को हमें नहीं भूलना है, ठीक है। एंड पब्लिश्ड द कंपनीज ऑफ द लिरिकल ड्रामा, जो हमारी और टू द नाइटिंगेल है वो किस में पब्लिश हुई, तो वो लिरिकल ड्रामा में पब्लिश हुई थी। वो कौन सा था, प्रोमेथेउस अनबाउंड, ये हमें भूलना नहीं है। समझ में आ गया। बाय चार्ल्स एंड जेम्स, किसके द्वारा, तो चार्ल्स एंड जेम्स कॉलियर इन लंदन की बात करता है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक। अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें निकल कर आते हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन, मैं दावा करता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर निकल कर नहीं जाएगा, 100% फर्स्ट
ज्यादा पूछेगा क्या भाई, क्या पूछेगा, कौन सी पूछेगा, थॉट पूछेगा, उसके विचार पूछेगा, किस पे लिखी गई, क्या उसके विचार हैं, समरी क्या है उसके, तो इससे ज्यादा आई थिंक नहीं पूछना चाहिए। हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पहले सर्च किया, उसके बाद लाए। वाज द इंस्पायर्ड बाय द इवनिंग वॉक, जब शैली जी ने जो अपनी पोयम लिखी है तो वाज इंस्पायर्ड, ठीक है, इंस्पायर्ड थे कब, इवनिंग वॉक। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैली जी ने जो टू नाइट स्काईलार्क लिखी है वो कब किससे इंस्पायर थे, तो कब जे इंस्पायर थे, जब जे अपनी पत्नी के साथ गए थे, यानी मैरी शैली के साथ घूमने गए थे, तब वहां पर इवनिंग का दृश्य देखा। समझ रहे हैं, जब इवनिंग का दृश्य देखा इन द कंट्री ऑफ, कहाँ गए थे घूमने, इन लियोन इटली में, जब घूमने गए थे तो वहां पर इन्होंने ऐसा दृश्य देखा। जब ये अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शैली और जो मैरी शैली है वो कहाँ गए थे घूमने, तो ये प्लेस का नाम हमें ध्यान में रखना है, लियोन इटली। समझ में आ गया। फिर किस टाइम की बात, मॉर्निंग की है, इवनिंग में है या नून की है, तो इवनिंग है, इवनिंग इवनिंग, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ कहाँ गए थे, शैली, मैरी शैली, ओ 1 मिनट, यस, विद हिज वाइफ मैरी शैली के साथ जब घूम रहे थे तब इनको यहाँ वहां पर आइडिया आया, इसने पक्षियों को देखा, शाम का समय था, एंड एंड डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क, और क्या हुआ, एंड डिस्क्राइब, और उसका वर्णन किया, द अपीयरेंस, महसूस किया, ऑफ सॉन्ग द स्काईलार्क दे कम अपॉन, यानी वहां पर पक्षी कोई उड़ रहा होगा, स्काईलार्क उड़ रही है, तो उसको उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, अपीयरेंस एंड सॉन्ग, उसको जो सॉन्ग है उसको महसूस किया, कब, स्काईलार्क दे कम अपॉन, तो वहां पर मौजूद थी पक्षी को देखकर। ठीक, अब यहां से यही क्वेश्चन, वो किस टाइम टहलने गए, किसके साथ गए, किस प्लेस पे गए, किससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखी थी, तो इनकी जो पत्नी थी मैरी शैली, इन्होंने उसको मतलब ये गीत, ये टू द स्काईलार्क लिखने के लिए कहा था, तब इन्होंने जो पोयम लिख डाली। ठीक, मैरी शैली डिस्क्राइब इज द इवेंट ऑफ इंस्पायर्ड शैलीज राइट टू लो, जिसकी बात करते हैं वो हाजिर। ठीक, अब यहाँ पे है कि मैरी शैली डिस्क्राइब, उसको वर्णन करती है, इवेंट दैट द इंस्पायर्ड शैलीज टू राइड द टू अ स्काईलार्क। ओके, इन स्प्रिंग सीजन, तो हमें भूलना ही नहीं है, स्प्रिंग वी स्पेंट ऑफ वीक एंड टू नियर लेगोन, यानी जो है लेबोन को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो जे शैली वहां पर कब रुके थे, मतलब कितने दिन रुके थे, तो वी सेंट अ वीक, एक सप्ताह। ठीक, सेंट वो गए थे कब, 1 वीक, और टू नियर, किसके, तो ये हमें लेबोन, ये हमें प्लेस ध्यान रखना है। ठीक, इट वॉज द ब्यूटीफुल समर इवन होल द वंडरिंग अमंग and lens soul material heads were the brewers of fire flyers। फायर फ्लायर्स मीन्स क्या, जुगनू नहीं होते, उनकी बात जी कर सर, रहा है। फायर फ्लाइज। हाँ, हाँ, जुगनू नहीं होते, जुगनू जो उड़ते हैं तो अपने साथ में वो पीछे से लाइट वो छोड़ते चलते हैं, उसकी बात कर रहा है। दैट इज हेयर्ड, और वो सुनता है, द कैरोलाइंस ऑफ द स्काईलार्क। ठीक, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा
तो उसको आप कवर अप कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ, और इसके बाद हम थोड़ी से टेक्स्ट को देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी टाइम है मेरे पास आधे घंटे का। ओके, और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है भाई, चैनल को तो सब्सक्राइब करते रहें, कम से कम थोड़ा थोड़ा तो फायदा हो जाए अपना भी। जी हेलो, जी सर। जिन लोगों, और भी कुछ रिप्लाई दिया करो भैया सर को। सर को रिप्लाई दिया हाँ करो, सर को भी अच्छा लगेगा। चलिए, अब थोड़ा सा हम तीन चार स्टेंजा देख लेंगे और इसके बारे में पढ़ लेंगे और समझेंगे। ठीक, अब टू आई स्काई लार्क है, 1 मिनट। कुछ और लोग भी यस या नो बोल दिया करे बीच में। अब कह देने से मत बोल देना भाई, कोई बात नहीं है ना। जब जरूरत हो तो बिल्कुल बोलें, बोलने के लिए आज़ाद हैं। अब बोलेंगे नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम अभी क्लास में प्रेजेंट हैं अथवा नहीं। हाँ ठीक। टू द स्काईलार्क कब लिखी गई? अब यहाँ से हम टेक्स्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टू द स्काईलार्क 1820 में जो आई थी, पीवी शैली बाय बाय पृथ्वी शैली। इनका नाम तो हमें ध्यान में रखना ही है, क्योंकि जी यहाँ पर हमें भूलना नहीं है। ठीक है, ओ 1 मिनट। ठीक, इनका फुल नेम है, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक, आप कहते हैं टू दिस bliss the spirit words thou never word that from heavens or near it the purest they full hearts in profuse the strength of unpremeditated art। यहाँ से देख लीजिए। आप जो पोएट कहना चाहता है, यहाँ पर पोएट क्या है? हुआ पक्षी को है होता है और उसके संगीत को सुनता है और मधुर अब खुश होता है। ठीक है, तो इसके बाद वो यहाँ से देखता है कि हेल टू दिस ब्लीथ इन स्पिरिट। अब वो ये बात कहना चाहता है कि अब वो ये बात कहना चाहता है कि तुम्हारा स्वागत है, पवित्र यानी उत्साह से पुकारता है स्पिरिट। अब वो पक्षी को क्या करता है, यानी जो पक्षी उड़ रहा है उसको कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, उत्साह से पुकार रहा है। जो पोएट है हमारा, वो उसको उत्साह से पुकारता है और कहता है कि तुम एंड ब्रीथ स्पिरिट हो, उत्साह की स्पिरिट हो, एंड वर्ड दाउन वर्ड बर्ड, तो तुम कभी पक्षी हो ही नहीं। क्या मतलब है कि तुम एक होली स्पिरिट हो। ठीक, तुम एक सुखी आत्मा हो। ठीक, जो यहाँ पर ब्रीथ का मतलब जिंदा दिली होता है, जिंदा दिली के मतलब एक खुश की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तुम एक होली स्पिरिट हो, होली स्पिरिट से आप ले लो। तो एक आप होली स्पिरिट हो, वर्ड दाओ नेवर बर्ड। बर्ड का पर यहाँ पर जो वर ही है, वाज वर वाला है, ये शब्द है। ठीक, ये वाला। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम पक्षी तो कभी हो नहीं, तुम वो नहीं हो जो दिखती हो। फ्रॉम हेवेंस एंड नियर्स, और क्या,
क्या कह रहा है कि तुम तो एक वास्तव में स्वर्ग की पक्षी हो। दैट यानी कहने का मतलब ये बात कह रहा है कि तुम जो हो, तुम्हारा हे पक्षी, तुम्हारा स्वागत है। तुम एक होली स्पिरिट हो, पवित्र खुशी की आत्मा हो। तुम एक वो पक्षी नहीं हो जो उड़ रहा है, वो पक्षी नहीं हो। फ्रॉम हेवन, जो अर्थ, जो स्वर्ग से लेकर स्वर्ग के पक्षी, और कम से कम स्वर्ग के पास, नियर इट इज, और उसी स्वर्ग के पास हो, उसी स्वर्ग के पास हो। कहने का मतलब है कि वो स्वर्ग में उड़ रहा है तो तुम उसके पास हो, ऐसा लग रहा है कि तुम पक्षी नहीं हो। ठीक। प्योर सेड दैट फुल हार्ट्स इन प्रोफेस द strength of the unpremeditated art। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम जो हो पक्षी नहीं हो, कम से कम स्वर्ग के पास हो। तनाव में आपके गीत प्रचुर हैं। कहने का मतलब तनाव में आपके गीत प्रचुर हैं। यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि तनाव का मतलब प्रॉब्लम या सैडनेस। जब वो सैडनेस है, सैड है, तो उसमें आपके गीत हैं वो प्रचुर हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई भी सैड होता है और वो थोड़ा एंटरटेनमेंट करता है, गीत गीत सुनता है, सॉन्ग सुनता है, तो उसका क्या होता है कि मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और वो थोड़ी देर के लिए अपने सैड को भूल जाता है। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारा जो गीत है उसके लिए प्रचुर है। दे फुल हार्ट। ठीक। और जो पहले सोचा ना गया हो। कहने का मतलब अनप्रेमिडेटेड मीन्स जो पहले से ना सोचा गया हो। और जो तुम्हारा हार्ट है वो किससे है, किससे भरा हुआ है? यानी जो आपका हार्ट है, जो आपका गाने का तरीका है, वो किससे भरा हुआ है? जो पहले से गीतों से भरा हुआ है, जो पहले बिना सोचे हुए गाए गए थे। ठीक, यहां तक हम समझ लिए हैं। फिर सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। जी सर। चलिए, नहीं कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, या आप समझ नहीं पा रहे हैं, या हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो दोबारा कोशिश कर लेंगे आपको समझाने की, है ना। चलिए, इसके बाद है हायर स्टिल एंड हायर, ऊंचाई तक, ऊंची। हायर, हायर स्टिल एंड, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। हायर स्टिल एंड हायर, और ऊंचे उड़ो। तुम तो ऊंचे उड़ते जाती हो। एंड स्टिल एंड हायर, और ऊंचे। कहा? फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर्स। ठीक, ऊंचे उड़ती उड़ती जा रही हो, ऊंचे उड़ती जा रही हो। कहा? पृथ्वी के ऊपर, जैसे कि आग के बादल के समान। क्या है? फ्रॉम लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर्स, लाइट अ क्लाउड ऑफ फायर, आग वाले बादल का मतलब जो बादल हैं उनमें, उनको चीरती हुई तुम और भी ऊपर उड़ती जाती हो। जो बादल वहां पर छाए हुए हैं इन्वायरमेंट में, उनकी बात कर रहा है कि जो उनका जो कलर है वो कैसा है? फायर की तरह है। यानी जब इवनिंग का समय होता है, जब सूर्य डूब रहा होता है, तो वहां का जो बादल का माहौल है क्रिएट हो जाता है, उसका जो कलर, उसकी बात कर रहा है कि तुम उस बादल को चीरते हुए चली जा रही हो। भाई जो पोयम लिखता है कभी, वो कब लिखता है? किस टाइम की बात कर रहा था? इवनिंग की। सर इवनिंग की। हाँ, इवनिंग। हाँ तो इवनिंग, हाँ तो इवनिंग की बात कर रहा था। तो इवनिंग में का जो माहौल है वो कैसा है? जो क्लाउड है वो कैसे फायर दिख रहे हैं, यानी सूर्य बैठ रहा है तो वहां पर लालई छाई हुई है, इसलिए बात कर रहा है। एंड द ब्लू डीप हाई इज बिगेस्ट, और क्या? तुम नीले आसमान में तुम पंख फैलाकर उड़ती हो। और नीले आकाश में, डीप, डीप, ब्लू डीप का मतलब नीला,
डीप का मतलब गहरा, तो इसका मतलब यहाँ से आसमान से लिया गया है, क्योंकि ओशियन तो हो नहीं सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर आकाश की बात करा, आसमान की बात करा कि तुम उस आकाश में, आसमान में पंख फैलाकर और उड़ती रहो, तुम गाती रहो और ऊपर उड़ती रहो। एंड सिंगिंग स्टिल दोस्त शोर, और अधिक उड़ती रहो और आगे गाती रहो और उड़ती रहो, ये बात कहना यहाँ पे चाह रहा है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि इन द, यहां से देखिए, यहाँ थर्ड स्टेंजा की हम बात कर लेते हैं। कलर इसको चेंज कर ले भाई, चलिए। अब यहां से कह रहा है, देखिए, इन द गोल्डन लाइट। अब क्या कह रहे थे? इन द गोल्डन लाइट्स ऑफ द sunken sun, oh, which cloud are brightening, thou dost in float and run like an unbounded joy, ठीक, whose race in just begin। अब यहाँ पे इस वाले स्टेंजा को हम समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे कहता है कि संकन का मतलब है कि वहां पर डूबते हुए सूरज की बात करता है। ऑफ इन गोल्डन लाइट, जब शाम का समय है, क्योंकि जो पोएट है वो हमारी पोएम लिख रहा है, वो शाम के समय की बात कर रहा है, इवनिंग वॉक के समय की बात है। तो वहां पर जो है उसकी जो लाइट है, ऑफ द संकन, जो मतलब है कि सूर्य बैठ रहा है, ठीक, तो वहां की जो गोल्डन लाइट है, जब बैठेगा तो गोल्डन लाइट तो होगी, उस लाइट की बात करता है। और द विच क्लाउड आर द ब्राइट, तो उसके बैठने से, यानी सूर्य के बैठने से क्या होता है कि उसका जो क्लाउड है, यानी बादल है, वहां का एटमॉस्फेयर है, आर द ब्राइटिंग, वो चमक रहा है। ठीक, 1 मिनट, कितना, तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो रहा है, कैसा? इन गोल्डन, ठीक, गोल्डन लाइट वहां पर चमक रही। जब समुद्र के उसके सूर्य बैठ रहा है तो गोल्डन लाइट से चमक रही। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन, अब क्या करते हैं कि उसमें जो चमक रहे हैं, कौन? डूबते हुए सूरज की लाइट है, वो उसमें बादल चमक रहे हैं, और तुम उड़ती रहो, तुम उड़ती रहो, ऐसे बादलों में भी उड़ती रहो। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन, उड़ती रहो और दौड़ती रहो, यानी तुम और ऊंचाइयों तक उड़ती रहो। लाइक एन अनबॉडीज जॉय, ठीक, दीज रेस इन जस्ट बिगिन। और कैसे यहाँ पर वो, देखिए यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिए कि लाइक एन अनबॉडीज जॉय, वो उसको जो है, अनबॉडीज का मतलब उड़ती रहो एक ऐसे आनंद के लिए जिसको स्वरूप नहीं है। कहने का मतलब है कि उसका स्वरूप नहीं है, किसका? पक्षी। अब जो पोएट है उसको पक्षी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो नीले आसमान में ब्राइट क्लाउड के तरह उड़ रहा है। ठीक, अब उसको वहां पर पक्षी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अनबॉडीज जॉय, सिर्फ फिर भी उसके गीत का आनंद ले रहा है। दीज रेस इन जस्ट बिगिन, जो उसके द्वारा अभी इस रेस में शुरू हुआ है। कहने का मतलब है कि वो उड़ रहा है और उसने उड़ना शुरू किया है, और पक्षी है वो पोएट को नहीं दिख रहा है, फिर भी उसके गीत को वो महसूस कर रहा है। यस या नो? एनीवन कैन टेल मी प्लीज? यस जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा, चलिए एक स्टेंजा को हम और कवर कर लें। चल, अभी कितने हो गए? 1 2 3 हुए, 2 और कर लेना। चलिए 2 स्टेंजा और हम कर लेंगे बस, बाकी कल तो हर हालत में इसको हम फिनिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझने की बात करिए। द पेल पर्पल इवन द मेल्ट अराउंड द दे फ्लाइट लाइक
a star of heavens in the broad daylights. Thou art unseen, but they I hear the Israel delight. अब यहाँ पर कहता है कि कि यहाँ पर फीकी पर्पल बैंगनी। अब यहाँ पर क्या कहता है, पील मीन्स होता है पीले पड़ जाना, पीले का मतलब है कि यहाँ पर फीकी फीकी पर्पल जो है यानी बैंगनी शाम है, वह स्काई लार्क की उड़ान के लिए रास्ता बना देती। अब यहाँ पर ये बात समझने की बात है कि जब उड़ रही है वो पक्षी जो है वो उड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात करिए तो जब वो उड़ रहा है तब की बात करें, ठीक। तो जब पक्षी उड़ रहा है तो क्या होता है कि हल्के जो पर्पल बैंगनी जो शाम है वो उसके लिए रास्ता बना रही है, किसके लिए, पक्षी को उड़ने के लिए। कैसे, यहाँ पर सिमली का यूज हुआ है, जो ध्यान में रखें, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए, ठीक। लाइक अ स्टार इन हेवन, जैसे स्टार इन हेवन, चमकते स्टार जो हैं चमक रहे हैं कहाँ, हेवन में, अपने यानी सारी जो है अंधकार को छोड़कर उनको चमकने के लिए एक रास्ता दे देते हैं, यानी उनकी चमकार को नहीं रोक पाते हैं। वैसे ही इन स्टारों की चमक को जो क्लाउड जो है हेवन है वो नहीं रोक पा रहा, वैसे ही जैसे कि तुम्हारे उड़ने को है जो नीले और जो पर्पल बैंगनी जो है शाम है जो तुम्हें नहीं रोक पा रही, जे रास्ता दे रही, जे वहां पर उसके पावर की बात करता है, ठीक। द ब्रॉड डे लाइट, और पूरा दिन जो है जो दिन के दौरान दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब इन ब्रॉड डे एंड लाइट, जो उसकी चमक है वो क्या है कि दिन में उजाले में नहीं दिखाई दे रही है। कौन सी, तारों की चमक, भाई तारों की चमक। कौन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तारों जो स्टार है वो हेवन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो बर्ड है वो कहाँ है, वो पर्पल, पीले और पर्पल मल्ट अराउंड द फ्लाइट, वो ऐसे उड़ रही है, यानी उस माहौल को रास्ता दे रहा है, किसको, बर्ड को उठने के लिए। कैसे, जैसे लाइक का हेवन इस जो स्टार है वो उसकी स्टार की जो चमचमाहट है उसको जो है सूर्य, मतलब है कि जब पूरा उसका डे हो गया है तो उसकी जो स्टार की चमक है वो रुक गई है। किसने रोक ली है, लेकिन बादल ने, फिर भी उसकी रोशनी नहीं खत्म हुई। जैसे कि दाव आर्ट अनसीन, वो दिखती नहीं है, यानी जब पूरा दिन हो जाता है तो स्टार की जो ब्राइटनेस है वो नहीं दिखती है, लेकिन वो होते हैं। दाउ आर्ट अनसीन, वो अनदेखे हुए, कैसे, बट एट आई हेard दे स्प्रिंग इन डिलाइट, वैसे ही फिर भी कभी स्काईलार्क का उच्चतम स्वर वाला गीत उसको सुनाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कर लीजिए क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कह रहा है कि जो पक्षी जब उड़ रहा है तो पीले और पर्पल के जो कलर हैं वो उनसे आगे निकल गया, उनको चीरते हुए आगे निकल गया और वो पक्षी उसको दिखाई नहीं दे रहा कभी को। कैसे कि जैसे स्टार है, ठीक, तारे आकाश में हैं और दिन निकला हुआ तो तारे वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कि तारे आकाश में छुपे हुए हैं लेकिन हैं तो, ठीक, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं है, बस उनकी चमक दिखाई नहीं दे रही, जैसे भी पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो आकाश में और ऊपर उड़ गया है। फिर उसकी फिर भी दाउ आर्ट अनसीन, वो दिखाई नहीं दे रहा, बट एट आई हर्ड दिस श्रिल डिलाइट, लेकिन फिर भी उसके गीत को मैं डिलाइट यानी आनंद लेता हूं, उसके गीत का फिर भी मैं आनंद लेता हूं, महसूस करता हूं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो तो फिर बता दे। अब भी अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और आपको समझा दे। यस, बहुत अच्छा सर। यस सर, आ रहा है समझ में, अच्छा पढ़ा रहे हो।
चलिए अब यहाँ पर एक स्टेंजा और हम देख लें और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और आज कोशिश करेंगे कि YouTube पर लाइव क्लास ले लें। तो किसी को कोई अगर दिक्कत है तो फिर बताएं हमें भाई क्योंकि थोड़े क्वेश्चन कराने हैं तो YouTube पे ही हम करा लें। यस या नो? ओके सर। तो यस सर। जितने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आप सबके पास होगी, नहीं होगी तो एक बार ग्रुप में रिमाइंड करा देंगे हम, ठीक है? तो चलिए एक स्टेंजा को और हम देख लेते हैं बस। यस यस मेरे पास बोलिए नंबर नहीं प्लीज। है, ग्रुप में नहीं है हम। अच्छा ग्रुप में नहीं है तो आप नंबर नोट कर लीजिए सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आपके पास जो टीचमेंट पे तो नंबर होगा, नहीं होगा? चलिए अगर नहीं है, जी जी चलिए नंबर अगर नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ और आप नोट कर लीजिए। आपको ग्रुप में सर स्क्रीन पर लिख दीजिए, नोट कर लेंगे। अच्छा या गुड आइडिया। लिखिए 78970544107। ठीक, ये मेरा व्हाट्सएप भी नंबर है और यही परमानेंट भी नंबर यही रहता है, तो इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया तो फिर हटा दें। अब यहाँ पे अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसमें इस वाले स्टेंजा को समझने की कोशिश करेंगे। कीन eyes are the arrow of the silver spear tick whose intense lamp narrow in the white drawn colors until we heard see we feel that it is here। अब इस वाले स्टेंजा को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो की है, कीन मीन्स होता उत्सुक। उत्सुक का मतलब जो एरो है तो उत्सुक नहीं होंगे बल्कि क्या होगी, उनकी चमक होगी, चमक की बात करता है। ठीक, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि बिल्कुल एरो के समान तेज और शार्प। कीन एज आर एरो, जो एरो है के समान चमक यानी उत्साह, चमक और शार्प है। बिल्कुल कैसे हैं? इन द सिल्वर, बिल्कुल सिल्वर कलर के हैं। यस, माइक म्यूट प्लीज। भाई माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब होता है। यस, हाँ, कीन एज द एरो, जो एरो की चमक है, फॉर द सिल्वर, वो कैसे हैं कि बिल्कुल सिल्वर हैं। ठीक, मॉर्निंग स्टार के लिए बिल्कुल समान है और उनकी जो तीव्र चमक है वो कम होती जाती है। कब? जब सुबह जिसकी तीव्र प्रकाश कम होता जाता है। अब यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि जो उसकी चमक है, एरो की चमक है, वो कम होती जाती है। सिल्वर जो इस पेयर है वो उसके कम होती जाती है, द इंस्टेड ऑफ नैरोज, और जो उसका नैरो है यानी कम होता जाता है, उसकी लैंप कम होती जाती है जैसे कि सुबह होती जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो चांदनी रात है सिल्वर, ठीक, जो चांदनी रात है उसकी चमक धीरे धीरे कम होती है। कब कम होती है? जब धीरे धीरे सूर्य उगने लगता है, सुबह होने लगती है तो चांदनी रात की जो है चांदनी वो कम होने लगती है ना। और यहाँ पर सिल्वर कीन ऑफ एरोज, यहाँ पर नाइट की बात की गई, नाइट की चांदनी की बात आई थिंक वही कह रहा है, तो वही यहाँ पर हमें लग रहा है। इंस्टेड, और उसकी लैंप जो है नैरो यानी धीरे धीरे कम हो रही है कि इन वाइट ड्राउन इज क्लियर, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ड्राउन हो रही है, नीचे हो रही है। अंटिल वी हेयर्ड सी वी फील
दैट इट इज देयर, तब तक क्या हुआ है कि उसने उसको तब तक वो सुनता रहता, अंटिल वी हर्ड सी, जब तक वो दिखाई नहीं देता, वी फील दैट इट इज देयर, लेकिन हम उसको महसूस करते रहते हैं। ठीक, यहाँ पर ये बात कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जब तक कीन, कीन मीन्स होता है उत्साह, जो एरो की चमक है, एरो की चमक कैसी है, सिल्वर, सिल्वर की तरह है, यानी चांदनी रात की तरह है। दे एंड द इंस्टेड लैंप इज नैरो। अब क्या होता है कि जब चांदनी रात होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग हो जाती है, सुबह होता है, तो उसकी चांदनी रात है धीरे धीरे नैरो होने लगती, कम होने लगती है। एंड वाइट द ड्राउन इज क्लियर, और सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। अंटिल वी हर्ड सी, जब तक वी फील दैट, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको सुन तो नहीं पाते हैं। अंटिल वी हार्डली सी, उसको देख तो नहीं पाते हैं, बट वी फील दैट इट इज देयर, लेकिन उसको हम वहां पर महसूस कर लेते हैं। ठीक, अब आज के लिए हम इतना ही रखें, क्या करें, और पढ़ाएं भाई, आप लोग साथ दे दें तो और पढ़ाएं, अदरवाइज सर फिर। एक बार, हेलो सर, यस, सर इसे एक बार बता देना, दोबारा समझाएं। पूरी पोएम को चलिए मैं दोबारा बता दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूंगा, बट अभी 1 सेकेंड मैं थोड़ा स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं।